नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का दिन बहुत खास दिन है। खास इसलिए क्योंकि आज 17 तारीख सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की 2 दिवसीय सीडब्ल्यूसी की बैठक तेलंगाना में हो रही है, हैदराबाद में। और उस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि जब जब कांग्रेस ने ऐसी बैठकें की हैं उसके बाद से रिजल्ट कुछ और आया है, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में आया है। क्या इस बैठक से भी बहुत कुछ निकल के आएगा? क्या रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में आएगा चुनाव के वक्त? ये हम देखेंगे। लेकिन उसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन पर भी बहुत कुछ सियासी जो गोटियां हैं वो चली जा रही हैं और प्रधानमंत्री सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि आज झंडारोहण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में। सेंट्रल विस्टा में जो संसद भवन नया बनाया गया है उसमें झंडारोहण। और कल से कल 18 तारीख को विशेष सत्र है 5 दिनों का, जिसमें पुराने बिल्डिंग में कल और उसके बाद 19 तारीख को पूरे पूजन अर्चन के साथ 19 तारीख को नए भवन में तमाम सांसद जो हैं वो उसमें शरीक रखेंगे, उसमें जाएंगे। और उसके बाद जो कुछ होगा आप सब देखेंगे, हम आप तक तो तमाम लाइव पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे पैनलिस्ट साथी, वरिष्ठ साथी। देखिए, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो इस ब्रेकिंग न्यूज में सुबह सुबह जुड़ चुके हैं। रविवार का दिन है, चाय की चुस्की लीजिए, मौसम भी बहुत अच्छा है। जो आप नॉर्थ इंडिया में हैं, हालांकि पूरे भारत में हर तरफ बारिश हो रही है इस वक्त। मानसून लेट है और बारिश भी है, तो ये मजा भी लीजिए। और साथ साथ अभी सीधा हम चलते हैं, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा सीधे हैदराबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और इस स्पेशल बुलेटिन में आपके लिए बहुत खास बहुत कुछ है, उस पर भी नजरें रहेंगी। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। कल एक बहुत गहराई से श्री राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में एक किस्सा सुनाया और वो किस्सा ऐसा रोचक तो था ही, हम सबके लिए आंखें खोल देने वाला किस्सा था, हम सबको एक तरह से प्रेरणा देता हो ऐसा किस्सा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने खड़गे साहब से पूछा कि खड़गे साहब, आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? जब आप एक नौजवान थे, आपने कांग्रेस पार्टी का दामन क्यों थामा? और भी कई ऑप्शंस थे उस वक्त। तो खड़गे साहब ने जो जवाब दिया कि नौजवान था मैं, और जो मुझे लगा उस वक्त पूरी कांग्रेस इंदिरा जी के खिलाफ, पूरी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस ओ में चली गई थी, क्योंकि जो इंदिरा जी ने सुधार लाने की चेष्टा की थी उसके रिएक्शन में जो हुआ था, तो खड़गे साहब को लगा कि गरीब की बात, पिछड़ों की बात, शोषितों की बात सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। और एक इंस्टिंक्टिवली लगा उनको, और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। नवंबर ऑफ 1969 वो ब्लॉक प्रेसिडेंट बने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने। फिर की यात्रा तो आप सबके सामने है उनकी। Yesterday, Mr. Rahul Gandhi in his remarks cited a very interesting, a very thought-provoking, a very profound conversation which he had with Mr. Mallikarjun Kharge at some point. So he narrated that conversation and I'd like to share that conversation with you. He asked Mr. Kharge as to why did Mr. Kharge opt for the Congress party as a young man in 1969 when he joined the Congress party. So Mr. Kharge's response was very interesting. Mr. Kharge told him that the entire Congress party had left the Congress party and joined Congress O, reacting against the reforms brought by Indira ji. Those are very radical reforms. So Mr. Kharge instinctively as a young man felt that the Congress party is the only party which
genuinely thinks of the poor, of the backwards, of the exploited sections of society. And in retrospect, he was proved right. This, I'm talking of November 1969. So it was a fascinating journey down memory lane of how a young man in the late 60s thought about the Congress party. ये किस्सा जब राहुल जी सुना रहे थे, इसके पीछे एक मकसद था जो हमें बाद में समझ में आया। राहुल जी ने हम सबको बड़े स्पष्ट तौर पे पूछा कि विचारधारा की स्पष्टता आपके दिमाग में है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी नहीं है, ये राहुल जी के शब्द थे। कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट है जिसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। द मूवमेंट ड्राइव्स द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट द ऑर्गेनाइजेशन विच ड्राइव्स द मूवमेंट। दैट्स द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टीज इन इंडिया। मूवमेंट राहुल जी के शब्दों में 3 महीने की हो सकती है, 4 महीने की हो सकती है, 5 महीने की हो सकती है, लेकिन एक मकसद होता है, एक आंदोलन होता है। उस रास्ते पे जब चलते हैं लोग जुड़ते चले जाते हैं और कारवां बढ़ता चला जाता है, जैसे कि आजादी का आंदोलन हो। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी का एक ऐसा प्रयास था कि कांग्रेस को फिर से अपने आंदोलन की जड़ों में ले जाने का, और उस यात्रा ने ना केवल कांग्रेस को अपनी जड़ों का स्मरण दिलवाया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के शुभचिंतकों के भीतर भी एक बात आई, ये असली रास्ता है, ये कांग्रेस का रास्ता है, ये भारत का रास्ता है, ये हिंदुस्तान का रास्ता है, ये इंडिया का रास्ता है। तो वो प्रयास जो भारत जोड़ो यात्रा का है, मैं उसको था नहीं बोलता क्योंकि जारी है, वो कांग्रेस को फिर से आंदोलन के रास्ते पर लाने के लिए था। जो गारंटीज हम अपनी चुनावों में बात करते हैं, अपने मैनिफेस्टोज में बात करते हैं, वो गारंटीज इसी डगर से जो ज्ञान प्राप्त हुआ। भारत माता अलग अलग आवाजों में बात करती है। भारत माता कैसे बात करती है? भारत माता बात करती है सड़क पे चलने वाले महिला, गरीब, अमीर, पुरुष, बुजुर्ग, जवान, इनके माध्यम से भारत माता बात करती है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो भारत माता की आवाज सुनाई दी, उस आवाज पर आधारित हमारी गारंटीज होती हैं, जो कर्नाटका में आपने देखा और उसका नतीजा भी आपने देखा। तेलंगाना में भी जो आप देखने वाले हैं वही देखने वाले हैं। इट इज बीइंग द एसेंस ऑफ भारत जोड़ो यात्रा is being translated into the guarantees that you saw in Karnataka, that you are going to see in Telangana, that you see elsewhere during elections. Because Bharat Jodo Yatra in essence helped us discover the roots of a movement within the Congress. Congress is a movement. That's what Mr. Rahul Gandhi tried to remind all of us. And he laid specific stress on the need to have a ideological clarity. I think all of us emerged from that hall of the CWC in deep thought, with absolute clarity, crystal clarity. He warned us, I must share with you, he warned us against walking into irrelevant traps of the BJP. These are not issues which are relevant to the common man or woman, to any one of us. He asked us to be focused on the actual reason why Congress is in politics, why each one of us is in politics. To ensure that we heed the voice of Bharat Mata, translate that voice into actual issues, into actual wherever we are in government, into actual policy, and where we are seeking to be in government, into guarantees and promises. So I think the kind of clarity we got yesterday from Mr. Rahul Gandhi is something which, as a party, as workers of the party, we've all been seeking. One great thing that came out of
yesterday's deliberations, apart from, of course, the resolutions that we shared with you, was this clarity. So I thought you deserve to know this, and it's our duty to share this, something very important that happened in the CWC hall yesterday with all of you. आपके सवाल दोनों भाषाओं में, किसी भी भाषा में. Mike. Because your question should also go to the online. I don't want to get into X issue, Y issue, Z issue. Yesterday there was a new issue that the Prime Minister has overtaken Rishi Sunak in popularity. How is it relevant? Tell me. So they are different traps. All of us, media, opposition, civil society, intellectuals, all of us run the risk of walking into these traps and shifting our focus away from what is relevant to us as politicians, to you as media persons, and to the people, consumers of media and consumers of our politics. For all of us. That's an issue which we have dealt with. Why do you want to keep going back to irrelevant issues? I don't understand. Mike, why do you give up so easily? He has given up. Now you start asking. या सर, पवन सर, आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का कल एक डिस्कशन हुआ सीडब्ल्यूसी की बैठक में. राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि यात्रा नहीं आंदोलन है. तो क्या भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर आप लोगों ने कुछ तैयारी की, और कब तक हम ये जान सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी? इस पर चर्चा हुई. भारत जोड़ो भाग 2 की मांग भी कई लोगों ने की, और जो अंतिम निर्णय है, होगी कब होगी, क्या होगा, उसका प्रारूप, यह सब निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष जब हमें अनुमति देंगे, जो दिशा निर्देश वो हमें देंगे, उस दिशा निर्देश का हम सब पालन करेंगे. यस, it is an attack, as we told you yesterday, on the federal character of India. I'll give you a very small example, which is a very relevant example to the kind of party which is in power in Delhi at the center. They love making tons and tons of money, and then they love spending that money to buy MLAs and overthrow elected governments. Let's give you an example. Tomorrow, if they overthrow an elected government of the opposition in a state, and for some reason they are unable to form a new government, and there is president's rule, should that state wait for 4 years, 5 years and wait for elections, because the elections will be held with the Lok Sabha election? Is that fair on that state? Is that fair on democratic principles of that state? I'm just giving you one example, which is from the rule book of Mr. Amit Shah, not from our rule book. There is a federal characteristic which we are all very proud of in this country. Why is the government of India, the ruling party, bent upon undermining that federal characteristic of India? संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 से. Closer to your mouth. आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की जो मांग है वो बहुत से दल बहुत पहले से कर रहे हैं, खासतौर पर जो आपके इंडिया ब्लॉक में सहयोगी हैं. तो क्या आप लोगों ने ये जो कल फैसला लिया है उन्हीं पार्टियों की मांग और दबाव के मद्देनजर लिया है, और क्या आने वाले दिनों में 1993 का जो इंदिरा साहनी जजमेंट है उसके द्वारा लगाए गए 50% के सीलिंग को बढ़ाने के लिए आप कानूनी रूप से भी प्रयास करेंगे? अप्रैल 2023 कोलार में राहुल गांधी जी ने एक भाषण दिया जातिगत जनगणना को लेकर, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, ये तमाम चर्चा उन्होंने उस भाषण में की थी. कांग्रेस पार्टी लगातार इस बाबत मांग भी करती आई है, चर्चा भी करती आई है, और चर्चा चल रही है. इस पर आपको हम समय समय पर अपना निष्कर्ष, अपने निर्णय साझा करते हैं. So I'm Sahil from ANI. You did touch upon the aspect of the Chinese aggression yesterday in the press conference as well.
Hemanta Biswa Sarma has attacked Congress and said that they have taken notice of this tweet which was there. And he said the Congress has given up northeast portion to China itself. And it is quite anti-national according to them. How do you Hemanta respond Biswa to that? Sarma doesn't realize his own party's maps give up large tracts of land, not just on the map. His government at the center has given up actual tracts of land to China. And not just did they give up the land, along with the land went a certificate. तो देख रहे हैं आप इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है वो उधर चालू हो चुकी है और आज दूसरा दिन है सीडब्ल्यूसी की बैठक का। और आज शाम को एक जबरदस्त बड़ी रैली 4 बजे होने वाली है तेलंगाना में ही, और उस रैली की तैयारियां भी चल रही हैं। राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से जो पूछा था कि आपने जब आप नौजवान थे तो आप कांग्रेस पार्टी में क्यों आए, इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या दिया वो यहां बता रहे थे। उसके अलावा ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक आंदोलन की तरह है, राहुल गांधी ने कहा है। और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कब शुरू करने जा रहे हैं, इन तमाम सवालों का जवाब यहां दे रहे हैं पवन खेड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं 3 वरिष्ठ साथी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। और साथ में आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। ब्रेकिंग न्यूज, स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज, और क्या कुछ होने जा रहा है तेलंगाना में। कांग्रेस तेलंगाना में हुंकार भर रही है और उसका बेनिफिट क्या कुछ मिलने जा रहा है इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। एक जल्दी पहले स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं, जो कांग्रेस की पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे क्या कुछ निकल के आते हुए आप देख रहे हैं, क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जरा बताइए। देखिए राजीव जी, पहली बात तो यह है कि भारत विश्व का सबसे प्यारा देश है, सबसे सुंदर देश रहा है और पूरा विश्व असमंजस और एक आश्चर्य के भाव से, कौतूहल के भाव से भारत को देखता है, क्योंकि मेरा देश जो है विश्व में सबसे अलग देश है। एक तो यहाँ का जो एक सामाजिक चरित्र हमेशा से रहा है और जो एक विश्व बंधुत्व की भावना मेरे देश के अंदर रही है और प्यार मोहब्बत की जो मिसाल इस देश में है, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग खान पान वाले लोग, वेशभूषा वाले लोग, जिस प्रकार से भारतवर्ष के अंदर सम्मानित हुए हैं, ये भारतवर्ष की मूल पहचान है। और हम लोग हमेशा इस बात के लिए गौरवान्वित हुए कि हम भारत भूमि में, इतनी पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ। देखिए, जो ये राहुल गांधी ने कहा और पवन खेड़ा ने उसको बढ़ाया आगे, ये भारत के जो मूल मूल्य हैं, अगर ये टूट रहे हैं, अगर इन पे आघात हो रहा है, अगर इस पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो खूबसूरती है, भारत का जो एक अलग प्रकार का नमूना पूरे विश्व के सामने है, इतना प्यारा देश है, वो धूमिल हो रहा है, टूट रहा है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य। दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कही राजीव जी, वास्तविकता में तो जैसे आप देखते हैं ना, जब गंगा नदी निकलती है, छोटी छोटी धाराएं उसमें मिलती हैं, छोटी छोटी उसमें वो मिलती हैं, नदियां मिलती हैं, छोटे छोटे स्रोत मिलते हैं। तो ये राहुल गांधी की पदयात्रा केवल अकेली एक तो बड़ी यात्रा है, लेकिन मेरा, आपका, सबका, देशवासियों का जो भारत को प्यार करते हैं और भारत की खूबसूरती को प्यार करते हैं, उनका ये नैतिक कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है कि वो भी इस प्रकार की भावनात्मक यात्रा करें, जनता को जागरूक करें, इस देश की खूबसूरती के बारे में बताएं और ये बताएं कि अगर इस देश की खूबसूरती ये बिखर गई और ये देश इतना खूबसूरत नहीं रहा और हम भी वैसे ही देश बन गए, बाकी जैसे देश हैं, तो हमारा देश का जो सनातन मूल्य हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है जो खड़गे साहब ने आज से 50-60 साल पहले 69 में कहा था, असली मुद्दा यह है कि हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि जो भारत की मूल भावना है, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, गैर राजनीतिक लोग हैं, लेकिन भारत को क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने से ज्यादा प्यार करते हैं, इसके जो हमारे सनातन मूल्य हैं उनको संरक्षित करने के लिए हम समझते हैं कि राहुल गांधी जो मुहिम चला रहे हैं, हमारा भी हवन में उसमें एक प्रकार का दान होना चाहिए, उसमें होम होना चाहिए, जिसे भारत अपने जो मूल सिद्धांत हैं उनसे न डिगे। भारत अपने मूल सिद्धांत से न डिगे। और सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है उसमें जो प्रस्तावना है, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो प्रस्तावना यहां पास की गई है, 14 सूत्री प्रस्तावना, उसमें भी यही बात कही गई है कि कहीं ना कहीं भारत की जो मूल भावना है, हम भारत के लोग,
और भारत माता कौन है, ये तमाम बातें यहां पर रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 50-52 साल पहले, 55 साल पहले क्यों कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, ये राहुल गांधी सवाल करते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने कहा कि उस वक्त इंदिरा गांधी अकेली थी और एक दूसरा गुट था, लेकिन मैं इंदिरा गांधी के साथ आया और उसके साथ साथ कैसे आगे बढ़ा, ये तमाम बातें यहां बताते हुए पवन खेड़ा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कब होगी, इस पर भी बहुत तैयारियां चल रही हैं, अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं, इसकी चर्चा भी हो रही है। कुछ आप विजुअल्स देख रहे हैं वहीं के इस CWC की बैठक के, और विजुअल्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और साथ साथ एक विजुअल ये भी पहुंचाएंगे आपको कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर वो आज मेट्रो की सवारी कर रहे हैं, लेकिन मेट्रो की सवारी राहुल गांधी ने बस की सवारी, स्कूटी की सवारी, ट्रक की सवारी करके इतनी परेशानी में डाल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्हें बार बार मेट्रो की सवारी करनी पड़ रही है। और यही तो कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि आप नकल कीजिए तो कम से कम वहां तक पहुंचिए। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे आप देखते हैं अभी जो कह रहे थे पवन खेड़ा, यहां से शुरुआत करते हैं और फिर CWC में क्या कुछ हो रहा है। 14 सूत्री मांगों की बात हम उस पर भी जाएंगे और हम 14 सूत्री विचार जो यहां व्यक्त किए गए, प्रस्ताव जो पास किए गए, उस पर भी जाएंगे। कल से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। आज संसद में ध्वजारोहण है, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो विजुअल देख रहे हैं प्रकाश जी, ये विजुअल तेलंगाना का है। देखिए गलियां सड़कें पटी हुई हैं, पूरी पाट दी गई हैं, जहां BRS की सरकार है, यानी के चंद्रशेखर राव की सरकार। और वहां पर देखिए कि एक कांग्रेसमय वातावरण हो रखा है। हैदराबाद की गलियां, सड़कें, ये देखिए जी। प्रकाश जी। राजीव जी, वर्किंग कमेटी की बैठक कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है पार्टी के लिए। और पार्टी, कांग्रेस पार्टी देश की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, इस नाते भी उस पर पूरे देश की निगाहें रहती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उद्घाटन के साथ में शुरू करेंगे अपना यशोभूमि, एक नया द्वारका में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है, उसका हजारों करोड़ का वो कॉम्प्लेक्स है। तो मोदी जी की अपनी परंपरा है और वे उस परंपरा का निर्वाह करने में जरा भी हिचकते नहीं, और यही उनका एक इवेंट बनाने का तरीका है। लेकिन आज पवन खेड़ा ने अपनी बातचीत की शुरुआत में राहुल गांधी और खड़गे जी की जिस बातचीत का संदर्भ दिया है, वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि 70 के दशक में जब ये लग रहा था कि कांग्रेस टूट गई है, कांग्रेस खत्म हो गई है, और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस से अलग होकर एक नया संगठन बनाया था। ये कहना चाहिए कि जो पुराने कांग्रेस ओ बना था, कांग्रेस संगठन जिसे नाम दिया गया था, तमाम पुराने दिग्गज घाघ नेता उस वक्त थे जो अलग चले गए थे। ऐसे में खड़गे जी ने युवा नेतृत्व को चुना और वरिष्ठों के साथ जाने के बजाय नई विचारधारा को अपनाया। ये बात बताती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा से ही नए विचारों के पोषक रहे हैं। वे नए विचारों को जानते हैं, समझते, बूझते हैं। और जो बात अभी आपने कही कि राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस संगठन पर आधारित पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जन्म एक विचारधारा से हुआ था जो देश की आजादी को लेकर शुरू हुआ था, और कांग्रेस तब बनी थी। तो कांग्रेस ऐसा नहीं कि एक संगठन बना लिया जाए और फिर उसकी विचारधारा खोजी जाए कि संगठन बन गया है, अब हमें कोई विचारधारा खोनी चाहिए हमारी, ऐसा नहीं है। तो ये बात स्पष्ट है। तेलंगाना में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो फैसले लेगी, जिन पर विचार करेगी, उस पर आगे जाकर भारत की राजनीति बहुत कुछ निर्भर करेगी। तेलंगाना में आज जो चर्चा का मुख्य मुद्दा होगा, जो मेरी जानकारी में आया है, वो ये आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। और जैसा कि मध्य प्रदेश में हो चुका है कि इंडिया संगठन ने अपनी रैली स्थगित कर दी है, इस बात को लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी बार बार सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को कितने सीटें देंगे चुनाव लड़ने के लिए। उसका भी एक जवाब इस पर मैं अंतर्निहित मानता हूं। इंडिया गठबंधन के तमाम फैसले जिस गति से हो रहे हैं, वो फैसले इसलिए हो रहे हैं कि
इंडिया गठबंधन का लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव, उसके पहले होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के सभी दल अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज इस बारे में एक क्लियर छवि बन जाएगी, आम लोगों को भी समझ में आएगा कि इंडिया गठबंधन का लक्ष्य क्या है। विधानसभा चुनाव में लड़ना इंडिया गठबंधन का लक्ष्य नहीं है। और जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें अधिकतर में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इन 3 राज्यों में तो कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर है। इस हिसाब से भी ये चुनाव, यह बैठक महत्वपूर्ण है कि आगामी चुनाव की रणनीति कांग्रेस क्या बनाती है और कैसे उस पर अमल करती है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें यहाँ कह रहे हैं और बहुत कुछ अभी कहना सुनना है इस कार्यक्रम के जरिए। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। अमलेंदु जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा पवन खेड़ा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, एक झलकी उसकी सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हम सबके लिए आंखें खोल देने वाला किस्सा था, हम सबको एक तरह से प्रेरणा देता हो ऐसा किस्सा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने खड़गे साहब से पूछा कि खड़गे साहब, आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? जब आप एक नौजवान थे, आपने कांग्रेस पार्टी का दामन क्यों थामा? और भी कई ऑप्शंस थे उस वक्त। तो खड़गे साहब ने जो जवाब दिया कि नौजवान था मैं, और जो मुझे लगा उस वक्त, पूरी कांग्रेस इंदिरा जी के खिलाफ, पूरी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस ओ में चली गई थी। क्योंकि जो इंदिरा जी ने सुधार लाने की चेष्टा की थी, उसके रिएक्शन में जो हुआ था, तो खड़गे साहब को लगा कि गरीब की बात, पिछड़ों की बात, शोषितों की बात सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। और एक इंस्टिंक्टिवली लगा उनको, और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। नवंबर ऑफ 1969 वो ब्लॉक प्रेसिडेंट बने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने। फिर की यात्रा तो आप सबके सामने है उनकी। Yesterday, Mr. Rahul Gandhi, in his remarks, cited a very interesting, a very thought-provoking, a very profound conversation which he had with Mr. Mallikarjun Kharge at some point. So he narrated that conversation, and I'd like to share that conversation with you. He asked Mr. Kharge. तो आप सुन रहे थे कि खड़गे से जो सवाल जवाब राहुल गांधी का बहुत खास ये सवाल कि आखिर आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुना, तो इसका जवाब दे रहे थे कि इंदिरा गांधी अलग थलग हो गई थी और कांग्रेस, इंदिरा गांधी भी उस दौर में कांग्रेस को रिवाइव करना चाहती थी, और लेकिन कांग्रेस ओ अलग था, और कांग्रेस ओ जो पार्टी थी उस पार्टी के लोग कैसे थे, तमाम बातें यहां बताते हुए, और इंदिरा गांधी के साथ कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे आए, और वहां से जो सफर है वो उन्होंने, वो ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के ब्लॉक लेवल के चुनाव से लेकर के आज राष्ट्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे स्थापित हुए, कांग्रेस उनका साथ कैसे देती रही, और ये तमाम बातें राहुल गांधी के एक सवाल का जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताई हैं। और साथ साथ लेकिन राहुल गांधी एक जन आंदोलन कर रहे हैं। जन आंदोलन जो है वो उनकी यात्रा है, यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 कर चुके हैं। दूसरी यात्रा जिसके बारे में राहुल गांधी कहते रहे हैं कि मेरी यात्रा जारी है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि बाइक की सवारी करके 7 दिन तक 1000 किलोमीटर से ज्यादा पहाड़ी भाग में बाइक से चलना, उसका एक वीडियो भी राहुल गांधी ने जारी किया है। लद्दाख की बात कर रहा हूं, वो भी आपने देखा। राहुल गांधी बसों में सफर करते हैं, ये आप देखिए कर्नाटक के चुनाव के समय का ये की तस्वीर है, वीडियो है, और बस में सवारी करते हैं राहुल गांधी, ट्रक की सवारी करते हैं राहुल गांधी, स्कूटी की सवारी करते हैं। और आज एक तस्वीर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बस में बैठे हुए हैं राहुल गांधी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं दिल्ली में द्वारका में, जैसा बता रहे थे अभी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, एक उद्घाटन में जाना है, और उस उद्घाटन में जाने के वक्त अभी मेट्रो से जाते हुए ये तस्वीर जो है वो सुर्खियां बन रही हैं। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, और इस अवसर पर दिग्विजय सिंह ने एक बहुत शानदार ट्वीट किया है। जन्मदिन की बधाई तो आज बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो बधाई दी है उस बधाई में आपके सामने रखना चाहता हूं
कह रहे हैं कि आपको मोदी जी, आपको जन्मदिन की बधाई, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें। जन्मदिन की बधाई के साथ साथ ईश्वर सद्बुद्धि दें। यहीं से आना चाहता हूं, पहले अमलेंदु जी, फिर स्वामी जी के पास आऊंगा। स्वामी जी के पास आऊं, लेकिन अमलेंदु जी, दिग्विजय सिंह बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की, ईश्वर की से कह रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दें। जी राजीव जी, दिग्विजय सिंह की भावनाओं में मेरी भावनाएं भी जोड़ी जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अशेष शुभकामनाएं कि प्रधानमंत्री को ईश्वर सद्बुद्धि दे, लंबी आयु दे, दीर्घायु उन्हें दे और इस देश से जो है वो इस पर कृपा अपनी बरतें और जो उनके मित्र हैं उन पर कृपा अपनी कम करें। और प्रधानमंत्री को इस बात की भी बधाई कि वो शीघ्र ही जो है वो मार्गदर्शक मंडल में पहुंचने वाले हैं, इसके लिए भी बधाई उनको। तो बहरहाल कुल मिला के राजीव, ये तो बधाई का मसला है। जो आज जो बैठक हो रही है कांग्रेस कार्य समिति की, और जो उसमें पवन खेड़ा ने जो वाकया का जिसका जिक्र किया मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के जरिए से, उसके जरिए राजीव जी एक संदेश देने की कोशिश जो है वो भी मुझे लगता है की गई है कि कांग्रेस की नीतियां तब क्या थी जब इंदिरा जी संकट के समय थी, और आज जो कांग्रेस है उसकी नीतियां क्या है जब कांग्रेस संकट के समय है। ये संदेश देने की कोशिश है कि तब भी कांग्रेस की नीतियां थी वो दलितों, पिछड़ों, गरीबों के पक्ष में थी, और आज भी कांग्रेस की नीतियां गरीबों, दलितों और पिछड़ों के और गरीबों के पक्ष में है। ये एक संदेश देने की मुझे लगता है कोशिश की गई है। और ये भी एक कोशिश है कि जो युवा उस समय जो थोड़ा भी समझदार था वो उस चकाचौंध में नहीं गया कि ज्यादा लोग किधर हैं, लेकिन वो उधर गया कि जिधर नीतियां अच्छी हैं। तो ये एक संदेश जो है ये भी देने की एक कोशिश है कि आप जाना किधर चाहते हैं, उधर जाइए जिधर नीतियां अच्छी हैं। इस चकाचौंध में मत जाइए कि कौन जो है विश्व गुरु बन गया है और कौन जो है ऋषि सुनक से ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो ये भी एक संदेश देने की मुझे लगता है कि एक कोशिश है, खासतौर से उस नौजवान पीढ़ी को जिसने उस आज़ादी के आंदोलन के दौरान की जो है वो कहा जाए कि तरीके जो मूल्य थे उनको भी देखा और समझा नहीं है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के जरिए जिसको जो है उल्टा देने की कोशिश की जा रही है, उसको भी ये एक संदेश देने की कोशिश है। मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस थोड़ा कामयाब होगी, और इस पर अगर ये चीजें सब धरातल पर जाती हैं तो इसका एक अच्छा असर जो है वो हो सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने एक बात कही राहुल गांधी के हवाले से ही कही पवन खेड़ा ने कि भाई कांग्रेस जो है वो मूवमेंट है, वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, और ये बात राजनीति सही भी है। आज भी कांग्रेस का जैसे उत्तर प्रदेश आप देखिए कि यहाँ वो लगभग 30 साल से बाहर है सत्ता से, और यहाँ उसका कोई संगठन नहीं है, लेकिन कांग्रेस मूवमेंट, कांग्रेस का समर्थक और कांग्रेस का वर्कर हर जगह मौजूद है, हर गांव में मौजूद है। यानी उसको प्यार करने वाला और नेहरू गांधी परिवार से अपना लगाव रखने वाला जो है वो हर जगह मौजूद है। तो ये अंतर जो मुझे लगता है कि वो समझने की चीज है। जबकि भारतीय जनता पार्टी हो या खासतौर से बीएसपी हो और कम्युनिस्ट पार्टियां हो, ये कैडर बेस्ड पार्टियां, इनका कैडर आपको सब जगह मिलेगा। इनके समर्थक उस तरीके से जो है वो नहीं होंगे जिस तरीके से कांग्रेस का जो है वो प्यार करने वाले लोग होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अंतर है, वो समझाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जो बातें बार बार कही जाती हैं कि आप कांग्रेस कहाँ से लड़ेगी, उसका तो कैडर नहीं है, उसका तो पन्ना प्रमुख नहीं है। तो पन्ना प्रमुख जो है वो चुनाव जिताता नहीं है, चुनाव का प्रबंधन करता है। चुनाव जिताती है जनता, और जनता में अगर मूवमेंट है तो जनता जिताकर दे जाती है, पन्ना प्रमुख रखत धरा रह जाता है। ये हमने कई चुनावों में देखा है। तो ये भी एक संदेश यहाँ से मुझे लगता है कि इसके जरिए देने की कोशिश की गई है कि चुनाव पन्ना प्रमुखों के जरिए नहीं जीते जाते हैं, चुनाव जनता ही जिताती है, चुनाव जनता ही हराती है। जी अजीत, बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव जनता जिताती है, जनता हराती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन और दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट, इसको कैसे देखते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, आपने बताया कि आज माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, वरना मुझे सुबह से व्हाट्सएप पे मैसेज मिल रहे हैं कि आज बेरोजगार दिवस भी है। अब पता नहीं, लेकिन आपने कहा तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देता हूं, लंबी उम्र की कामनाएं करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए देश के प्रधानमंत्री में जिन गुणों की आवश्यकता, एक शिक्षक के रूप में बता रहा हूं मैं, उसे आवश्यकता है कि वो आर्थिक विषयों का जानकार हो, जो विदेशी मामले हैं उनका जानकार हो, देश के सभी वर्ग और संप्रदायों को साथ लेके चलने वाला आदमी है। लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है माननीय मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, मुझे लगता है कि उनको ये टीका लगाना और त्रिपुंड लगाना और कुछ वस्त्र ऐसे पहन के ये दिखाना कि वो सनातन धर्म को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं,
तो मैं ये सुझाव देना चाहता हूं, मानना ना मानना उनके हाथ में है, आपके श्रोता दर्शक जैसा चाहें। मुझे ऐसा लगता है राम मंदिर बन रहा है तो मोदी जी को 4 महीने के बाद जब उसका उद्घाटन हो तो महामंडलेश्वर बन के वहां पे विराजमान हो जाना चाहिए, उस मंदिर का संगठन को आगे चला चाहिए। देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा होना चाहिए, जिसको जब 2008 में आर्थिक स्थिति थी बिगड़ी थी सुधारा था, क्योंकि जैसे यूके के अंदर उन्होंने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया उनकी धर्म और जाति को देखकर, उनके हिंदू धर्म के प्रति सद्भाव और समर्पण को देखकर उन्होंने ऋषि सुनक को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया कि उनको आर्थिक विषयों की जानकारी है, और आज के तारीख में आर्थिक विषय जो है महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा किसी देश के लिए। दूसरी बार राजीव जी मैं कहना चाहता हूं, देखिए किसी ने पूछा कि अब बड़ा आदमी कौन होता है, जवाब मिला बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास बैठने से आपको एहसास ना हो कि वो बड़ा आदमी। अगर आप किसी बड़े आदमी के साथ जो वास्तविक में बड़ा है, गांधी जी के पास बैठे, आप खड़गे साहब के पास बैठे, आपको ये ना महसूस हो, ये ना दिखाया जाए कि वो बड़ा आदमी, आपको लगेगा अरे ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा चाचा है, ये तो मेरा बड़ा भाई है, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो मेरे ही जैसा है। आपने दोनों दृश्य दिखाए, राहुल गांधी की बस यात्रा भी दिखाई और मोदी जी की मेट्रो यात्रा भी दिखाई। मेट्रो यात्रा में बुजुर्ग आदमी जो उनके बगल में बैठा है हाथ जोड़े बैठा है, जितनी औरतें सामने खड़ी हैं हाथ जोड़े खड़ी हैं। राहुल गांधी की यात्रा में आपने बस की यात्रा दिखाई, जो बच्चियों के चेहरे पे निश्चल मुस्कान है, किसी ने हाथ नहीं जोड़ा है, कोई ये महसूस नहीं कर रहा है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के खानदान का आदमी, इंदिरा जी और राजीव गांधी के खानदान का लड़का है। वो ये महसूस कर रहा है ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा दोस्त है, तभी औरतें अपना सिर जो है उसके सीने पे रख देती हैं। तो ये अंतर है, आदमी वो बड़ा है जो कि महसूस न कराए कि वो बड़ा आदमी है। और मोदी जी मेट्रो में ये दिखा रहे हैं, सब लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देश का एक बहुत कोई महान आदमी है। तो महानता दिखाने से नहीं होती है, आत्मीयता से होती है, प्यार से होती है। और अगले को, जैसे रामेश्वर को उन्होंने गले लगाया था, वो है आदमी जो कि मनस्थिति को समझता है, आदमी को आदमी समझता है। और सनातन धर्म के जो मूल मूल्य है हमारे, कि किसी भी जीव को अपने बराबर मानते हुए, ना ऊंचा मानते हुए, ना नीचा मानते हुए उसे गले लगाओ। ये परंपरा अगर कांग्रेस आगे बढ़ाती है, हम लोग इसलिए समर्पित भाव से उसे शुभकामनाएं देते हैं और मोदी जी को उनकी जन्म जो आज दिवस है उसके लिए शुभकामनाएं। आज बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, और मोदी जी ने क्या आज कुछ चीजें अपने जन्मदिन के हिसाब से रखी हैं। जैसे आज एक योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, उस योजना के लिए आज की तारीख चुनी गई। आज ही झंडारोहण है नए संसद भवन पे। लेकिन इन सब से इतर अगर मोदी जी से अलग तेलंगाना की तरफ चलें प्रकाश हिंदुस्तानी जी, तो तेलंगाना में बहुत कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं आज की ये जो मोदी जी का जो स्पेशल डे है उसमें कहीं ना कहीं खलल डालती हुई ये बातें, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। कैसे इसको देखा जाए? तेलंगाना से जो कांग्रेस की हुंकार है, ये हुंकार कहां तक डराती हुई नजर आ रही है। ये हुंकार जो है वो राहुल गांधी ने एक हुंकार भरी थी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर श्रीनगर तक, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे परिस्थितियां बदल गई। उसके मध्य भाग को आपने भी देखा, मध्य प्रदेश से। और अब जो परिस्थिति दिखाई दे रही है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ये बिल्कुल ही उसी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की बात हो रही है। राहुल गांधी की बातों, विचारों, भावनाओं सब में कांग्रेस के बड़े से छोटे नेता हामी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक कांग्रेस में उत्साहवर्धन है। तेलंगाना जैसी जगह में आज की तारीख में के चंद्रशेखर राव परेशान हैं कि पता नहीं इस चुनाव में, आगामी चुनाव में क्या हो जाए। और जो तस्वीरें तेलंगाना से आ रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें जिसमें आप देखिए पूरा छाया हुआ है कांग्रेस के पूरे पोस्टर बैनर से। इसको कैसे देखा जाए? आने वाले जो 5 चुनाव हैं, और जैसे अभी आप पहले वक्तव्य में बता भी रहे थे कि 5 चुनावों पे फोकस है, 5 राज्यों के चुनावों पे फोकस है, उसके अलावा 2024 का चुनाव भी है। कैसे उसको देखा जाए इस पूरे के पूरे तेलंगाना में इस मीटिंग को, 2 दिवसीय मीटिंग जिसमें आज शाम को रैली होनी है, बहुत बड़ी रैली, उसकी तैयारियां जोरदार हैं, जबरदस्त तैयारी है।
और लेकिन खलबली मची हुई है बीजेपी में भी और तेलंगाना की रूलिंग गवर्नमेंट जो है यानी रूलिंग पार्टी बीआरएस में भी। कैसे आप देखते हैं? राजीव जी, घोसी चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि जो घोसी में हुआ वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर, गुजरात की 26 सीटों पर और दूसरे राज्यों में जहां आमने सामने की टक्कर है वैसा हो सकता है। ये एक इशारा है और 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे उनकी रणनीति अलग रहने वाली है। कांग्रेस इस बात को रेखांकित कर चुकी है। कांग्रेस ने बता दिया है कि कर्नाटक चुनाव में यह बात साबित कर दी है कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ना सीख लिया है। चुनाव लड़ने की रणनीति कांग्रेस सीख चुकी है और कांग्रेस के सारे मुद्दे अब बीजेपी चुरा रही है। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही न रहे, महिलाओं से जुड़ा, युवकों से जुड़ा, बेरोजगारों से जुड़ा, महंगाई से जुड़ा, और उसी की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। लेकिन अभी मैं देखता हूं कि जिस तरह मध्य प्रदेश में बार बार 6 महीने में 6 बार प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की यात्रा कर चुके हैं। जहां उन्हें जाना चाहिए था मणिपुर, वहां वो एक बार भी नहीं गए। जहां उन्हें जाना चाहिए था नूह में, वहां वे नहीं गए। वे गए हैं, आए हैं मध्य प्रदेश में, वे आए हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान जा रहे हैं। ये बताता है कि प्रधानमंत्री कितने बेचैन हैं इन राज्यों की विधानसभा चुनाव को लेकर। दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, गुजरात के चुनाव हुए, उन्होंने एक प्रतीकात्मक यात्रा की, हिमाचल प्रदेश में नहीं गए और ये बता दिया कि हमारे लिए विधानसभा के चुनाव से बड़े मुद्दे देश के हैं। और यही बात बीजेपी और कांग्रेस में अंतर बताती है। अमित शाह बार बार आ रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 28 तारीख को फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनकी पिछली यात्रा स्थगित हो गई क्योंकि पिछली छत्तीसगढ़ यात्रा में लोग नहीं जुटे थे। जितने लोगों को लाने की योजना थी उतने लोग जगदलपुर के उस इलाके में, दंते गांव में आए ही नहीं। तो मजबूरन अमित शाह जी को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। कहा गया कि मौसम खराब है इसलिए वो नहीं आए। लेकिन अगर खराब था तो उसी खराब मौसम में स्मृति ईरानी का विमान उड़ जाता है और अमित शाह का विमान नहीं उड़ता, ये कैसी बात है? तो बीजेपी बहुत परेशान है और बीजेपी को लगता है कि ये 5 राज्यों के चुनाव में तो उसे अपना भविष्य स्पष्ट नजर आ ही रहा है, जिसके बारे में कल आपने चर्चा की थी प्राइम टाइम में। आज भी आप चर्चा करने वाले हैं कि बाकी 2 राज्यों की तो क्या होने वाले, ये तो उन्हें पता है। लेकिन असली चिंता 2024 की है, क्योंकि 2024 की तैयारियां 2019 से चल रही हैं। तो उन्हें लगता है कि इतनी पुरानी तैयारियों के बाद क्या होगा, और ये लगता है कि कहीं तेलंगाना में कांग्रेस की हुंकार मीडिया की सुर्खियों में न आ जाए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मेट्रो में यात्रा करनी पड़ती है, उन्हें उद्घाटन का बहाना बनाना पड़ता है और कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है कि देखिए हम कितने सक्रिय हैं, हमने कितने निर्माण कार्य करवा दिए। एक विचित्र बात यह है कि इस सरकार को जितनी दिलचस्पी निर्माण कार्यों में है उतनी उन चीजों में नहीं है जो स्थायी रूप से जरूरतमंद है। विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बनाने में इस सरकार की रुचि है, लेकिन विश्वविद्यालय में स्टाफ तैनात हो, प्रोफेसर्स हो, शिक्षा कैसी हो रही, इस पर रुचि नहीं है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी है। स्कूल की बिल्डिंग बनाने में सरकार की बहुत रुचि है, शिक्षकों की नियुक्ति में कोई रुचि नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई हो इस पर कोई रुचि नहीं है। तो यह सरकार जो कुछ भी करती है वो केवल दिखावे के काम करती है, इवेंट के काम करती है, ताकि सुर्खियां बटोरी जा सके और उन इवेंट के जरिए उनके खास लोग कहीं ना कहीं लाभान्वित हो सके, जो पार्टी के लिए फंडिंग करते हैं या पार्टी के लिए किसी और रूप में काम करते हैं। तो बीजेपी का लक्ष्य स्पष्ट है। बीजेपी का लक्ष्य अपने लोगों को आर्थिक फायदा पहुंचाना, इवेंट करना और देश का भला करने के बारे में, देश के में शिक्षा का स्तर सुधरे, स्वास्थ्य अच्छा रहे लोगों का, इसमें रुचि सरकार की कम है, चाहे केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो। तो हम तो देखते हैं दोनों डबल इंजन की सरकारें एक ही दिशा में जा रही है। अब क्या होगा, ये इंजन नाकाम होने वाले हैं, बेचैनी इस बात को लेकर।
बिल्कुल, और खासकर घोसी चुनाव, ये जो उपचुनाव हुए हैं 7 असेंबली के जो उपचुनाव हुए हैं, उसके बाद उसमें से 4 पर जीत इंडिया गठबंधन की, और उस जीत के बाद से जो उत्साहवर्धन हुआ है, और देखिए उसके अलावा इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों को बैन करने का नोटिस जारी किया। ये तमाम बातें सामने आई, और मीडिया के ऊपर भी, जैसे मीडिया ने अभी तक किया है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के को लेकर, विपक्ष को लेकर के एक ऐसी नैरेटिव उन्होंने सेट करने की कोशिश की जहां सीधा सरकार को फायदा नजर आए, लेकिन इसके साथ साथ देश को भी यहां घाटा होता हुआ बताया गया। और वो सारी चीजें अगर जोड़कर देखी जाए तो एक एग्रेसिव मोड में इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है, उसमें लीड करते हुए कांग्रेस, और कांग्रेस को लीड करते हुए 2 नेता, एक संगठन के स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, और ओवरऑल कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश अगर देखें तो राहुल गांधी का आगे का, उनकी जो आगे की रणनीति है, उनका आगे का भविष्य, और उनके साथ साथ कांग्रेस का जो भविष्य है, इस पर जरा हम चर्चा कर लें। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। किस रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी की पदयात्रा से लेकर अभी तक के सफर में, और आज तेलंगाना में बैठकर माफ करें, CWC की बैठक हो रही है, कैसे इसको देखते हैं? राजीव जी, असल में CWC की बैठक के 2 मुझे लगता है कि उद्देश्य है, या 2 आप कह सकते हैं संदेश है। एक तो चयन स्थल है CWC का, वो काफी महत्वपूर्ण है। खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली CWC की बैठक है। खड़गे जी दक्षिण भारत से आते हैं, और तेलंगाना से लगा हुआ कर्नाटक है, वहां से आते हैं। काफी हिस्सा ऐसा है जो कर्नाटक और तेलंगाना का बिल्कुल लगा हुआ ये हिस्सा है, और जो कांग्रेस के तेलंगाना के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, वो जाकर के कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया था और हिंदी में आके भाषण दिया था। तो यहाँ से एक दक्षिण भारत में जो तेलंगाना एक जगह है, उसको भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ यहाँ आ रही है। जैसे कि कल सोनिया गांधी का भाषण था, सोनिया गांधी ने भी अपने उसमें कहा कि हम जो है, मतलब तेलंगाना का हमने जो वायदा किया था तेलंगाना से, वो किया, यानी राज्य बनाने का वायदा था वो पूरा किया, और हम अब इसको विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। यानी तेलंगाना के लिए एक संदेश दे दिया गया है कि कांग्रेस मजबूती के साथ तेलंगाना में आ रही है, और वहां जिस तरीके से पोस्टर और जनता का रिएक्शन आ रहा है, उससे भी ये संदेश जा रहा है कि जनता वहां कांग्रेस का वेलकम करने के लिए तैयार है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और BRS, खासकर BRS में सत्तारूढ़ है, उसके अंदर भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कल ही एक उनके पूर्व मंत्री जो वो कांग्रेस में फिर शामिल हुए हैं, यानी BRS से टूट के कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला वहां जारी है, और ये आने वाले समय में और तेजी के साथ बढ़ेगा। तो ये संदेश तो राजीव जी वहां से तेलंगाना के लिए है। अब जो बाकी देश के लिए संदेश है, वो बाकी देश के लिए संदेश ये है कि कांग्रेस जो है पूरी मजबूती के साथ 2024 के चुनाव में तैयारी कर रही है, और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के इस सरकार को सत्ता से बाहर करने के रास्ते पे काम कर रही है, और उस पर रणनीति भी बना रही है। और राहुल गांधी फिर से जो अपनी दूसरी पदयात्रा शुरू करेंगे, या उसका जो भी स्वरूप होगा भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का, उसके लिए कांग्रेस तैयार है, और जनता से उसका संबंध जो है वो फिर से कायम करने की कोशिशें की जा रही है दूसरे रास्ते के जरिए। जिस रास्ते पे हो चुकी 4000 किलोमीटर के रास्ते के जरिए जनता से सीधा संवाद हो चुका, अब वो रास्ता दूसरा होगा, तो वो जोड़ने की कोशिशें की जाएंगी। तो ये संदेश जो देने की कोशिश जो मुझे लगता है वहां से कांग्रेस कर रही है। और जो कल उनका जो 13-14 पॉइंट का जो राजीव जी प्रस्ताव वहां पारित हुआ है, उसमें चीन के मसले से लेकर के और आर्थिक मुद्दों तक और जातिगत जनगणना तक सारे मुद्दों को और महिला आरक्षण तक को सबको उसमें शामिल किया गया है। और एक कहा जाए कि पूरा एक राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की पूर्व पीठिका जिसे कह सकते हैं, वो एक तरीके से है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आएगा या इंडिया ब्लॉक का जो घोषणा पत्र आएगा, उनमें क्या क्या मुद्दे शामिल होंगे और किस किन मुद्दों पे जनता से संवाद किया जाएगा और जनता की राय ली जाएगी, वो सब उस प्रस्ताव में आया है। तो ये संदेश जो है वहां से निकल करके आ रहा है। और आज के बाद जो मुझे लगता है कांग्रेस का वहां से कुछ कार्यक्रम भी शायद घोषित हो सकता है, कुछ आंदोलन का या जन आंदोलन का या जनता से संपर्क के अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कुछ कमेटियां बन सकती हैं जिनमें ये बात होगी जनता से किस तरह की संवाद किया जाएगा। जनता से कांग्रेस ने जो पिछले दिनों राजीव जी कुछ काम शुरू किए कि अपने घोषणा पत्र जारी करने से पहले जनता से संवाद किया और जनता से मुद्दे लिए। ये राजस्थान में भी उन्होंने किया था, ये उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी किया था, ये कर्नाटक में भी किया था। तो उसके परिणाम अच्छे आए और जनता के मुद्दे जो थे उन घोषणा पत्रों में शामिल हुए। जब उनकी सरकारें बनी तो उन्होंने उनको लागू करने का प्रयास भी किया, वहां लागू किया। मुझे लगता है कि इस पे भी जो है वो कार्य कुछ ना कुछ यहाँ शुरू होगा, जो भारतीय जनता पार्टी
निश्चित तौर पे परेशानी का सबब होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वचन पत्र घोषित करती है, वो तो विश्वगुरु बन ही चुके हैं, उनको तो जनता से कोई वादे करने ही नहीं है। तो ये अब जो मुझे लगता है एक नई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए इस CWC की बैठक के बाद निकल करके सामने आ सकती है। जी राजीव जी, CWC की बैठक में बहुत सारी बातें निकल के आ सकती हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, इस कमेटी में 87 लोग हैं और बैठ करके इस बैठक से क्या कुछ निकल के बाहर आता है। प्रस्ताव जो पारित किए गए हैं 14 सूत्री प्रस्ताव, और उन प्रस्तावों को अगर एक नज़र देखने की कोशिश करें तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत आज को इस देश के लिए भी है। सबसे पहले तो पहला प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जो सैन्य बहादुर सैन्य अधिकारी हैं और सैन्यकर्मी हैं उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। दूसरा प्रस्ताव ये है कि 1 साल बहुत सफलतापूर्वक मल्लिकार्जुन खड़गे का बीत चुका है उनकी अध्यक्षता में और उनकी सराहना की गई। तीसरा प्रस्ताव इसमें है कि राहुल गांधी की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ उस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई और ऐसी यात्राएं देश भर में करने की बात भी यहाँ रखी गई ताकि देश भर की जनता से उनके विचारों से उनकी समस्याओं से रूबरू हो सकें। और इतना ही नहीं, देश में जो आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के विरुद्ध लोगों की आवाज़ को उठाना, बढ़ती तानाशाही, लोकतांत्रिक संस्थानों पर कब्जे और संघीय ढांचे पर हो रहे हमलों का विरोध करना, ये तमाम बातें यहाँ कही गई हैं। और जो भारत जोड़ो यात्रा में जिसकी एक मिसाल के रूप में जिसको देखा जाता है और उसमें इसकी झलक भी दिखाई दी भारत जोड़ो यात्रा में। चौथा प्रस्ताव जो था वो मणिपुर के ऊपर था कि मणिपुर में संवैधानिक तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त होने दिया जा रहा है और सरकार जो है वहां हिंसा जारी है। और इस पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति है, कार्य समिति है या वर्किंग कमेटी है, उसने और 4 महीने से अधिक का समय बीत गया है लेकिन वहां बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, मणिपुर को छोड़ दिया गया है, इस पर बात रखी गई। ध्रुवीकरण की बीजेपी की जो ध्रुवीकरण की नीति है उसके खिलाफ जो राज्यों को विभाजित करने की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात यहां की गई इस वर्किंग कमेटी में। इस वर्किंग कमेटी में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद पर 10 साल के लिए रोक लगाने का आह्वान किया था। और लेकिन विडंबना है कि बीजेपी और इस सरकार द्वारा अपनाई गई विभाजनकारी और भेदभाव से भरी नीतियों के खिलाफ और प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों को एकजुट करने के बजाय चुनिंदा मामलों में अपनी चुप्पी जो है वो साध रखे हैं। और सबसे बड़ी बात चुप्पी, आप देखिए चाहे जवान शहीद होते हैं वहां प्रधानमंत्री की चुप्पी, चाहे मणिपुर में जो घटना घटती है उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, हरियाणा के मेवात और नूह में जो घटना घटती है उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, ऐसी तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या कुछ कहती है। ये प्रस्ताव भी लाया गया है और अंदर और बाहर से किसी भी ढंग से इसका विरोध करने की बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में किसानों के ऊपर भी ध्यान दिया गया है और कहा गया है कि एमएसपी और अन्य मांगों के मुद्दों पर किसानों एवं किसान संगठनों के किए गए वादों की याद दिलाती है ये वर्किंग कमेटी। और प्रस्ताव लाया गया है कि बढ़ते कर्ज के बोझ के तले जो किसान दबे जा रहे हैं उनकी सहायता कैसे की जाए और हमारी सरकार आएगी तो किसानों की कैसे मदद करेगी, ये सारी बातें वहां कही गई है। और आर्थिक परिदृश्य निराशाजनक बना हुआ है और ऐसा लगता है कि सरकार की एकमात्र चिंता सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट की है। याद कीजिए स्वामी जी, हम लोग हेडलाइन मैनेजमेंट पे कई सारी बातें कर चुके हैं, ये शब्द हम लोगों का दिया हुआ इसी कार्यक्रम के जरिए। और हेडलाइन मैनेजमेंट की बात यहां प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है कि सरकार की चिंता जो है वो एकमात्र चिंता है, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट की चिंता है। और आज देखिए कि उधर वर्किंग कमेटी हो रही है, आज शाम को बहुत कुछ होना है कांग्रेस का तेलंगाना में, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए चले जाते हैं, मेट्रो की सवारी कर रहे हैं और वो पहुंचते हैं द्वारका, जहां पर द्वारका में आप जानते हैं कि वहाँ एक उद्घाटन कर रहे हैं, शिल्पकार वहाँ हैं और यहाँ शिल्पकारों से वो रूबरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री यशोभूमि सेंटर बनाया गया है, वहाँ कुम्हारों शिल्पकारों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हेडलाइन कैसे मैनेज किया जाता है इसकी बात यहाँ सातवां जो प्रस्तावना है उसमें रखी गई है ये बात CWC की। 8वें प्रस्तावना में संविधान की बात की गई है और उसमें कहा गया है कि हमारे संविधान के साथ हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे।
ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ने यहाँ बात रखी है। उसके अलावा संसदीय बहस और जांच लगभग गायब हो चुका है। संसद के अंदर जो बहस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इन सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। और इस पर कैसे दूरगामी कानून को उचित जांच और चर्चा के बिना जल्दबाजी में कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं। संसद में बिना चर्चा के बहुत सारे जो विधेयक हैं, बिल्स हैं, वो पास हो जाते हैं। उस पर चिंता व्यक्त की गई है सीडब्ल्यूसी में। और 10वां जो मामला है वो बिजनेस ग्रुप के लेन देन पर है और गंभीर चिंता उसमें और घनिष्ठ मित्रता यहाँ कहीं ना कहीं बात अदानी के मसले से है। और 11वां जो है वो एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव देश के संघीय ढांचे पर एक और हमला है, ये कहा गया है। इस प्रस्ताव में सीडब्ल्यूसी ने 12वें प्रस्ताव में घुसपैठ और नक्शा, जो चीन का घुसपैठ और अरुणाचल के नक्शे को अपने क्षेत्र में दिखाना, इन सब पर भी अपनी बात रखी है। और 13वां जो उनका प्रस्ताव है वो है कि सांप्रदायिक एकता, सामाजिक आर्थिक समानता, नौजवानों की उपेक्षा और सशक्त भारत की गौरव यात्रा में देशवासियों के साथ सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। और ये प्रण ले रहे हैं कांग्रेस के लोग। और अंतिम जो बात उसमें है वो ये है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की निरंतर एकजुटता के तहत दिल से स्वागत करती है ये वर्किंग कमेटी। और इससे प्रधानमंत्री और बीजेपी काफी बौखलाए हुए हैं। कार्य समिति इंडिया की पहल को वैचारिक और चुनावी रूप से सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के संकल्प को दोहराती है ताकि हमारा देश विभाजनकारी और ध्रुवीकरण की राजनीति से मुक्त हो, सामाजिक समानता और न्याय में विश्वास रखने वाली ताकतें मजबूत हों और लोगों को एक उत्तरदायी, संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार केंद्र सरकार मिले। ये बात आखिर जो 14वां नंबर है वो महत्वपूर्ण, और यहीं से शुरुआत करते हैं स्वामी जी कि जो 14 प्रस्ताव सीडब्ल्यूसी में पारित किए गए हैं, जिसमें इंडिया के साथ मजबूती के साथ, इस गठबंधन के साथ मजबूती के साथ न सिर्फ खड़ा रहना है बल्कि इस गठबंधन को मजबूत बनाना है, और ताकि आने वाले समय में इस देश की जनता को एक उत्तरदायी, संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार केंद्र सरकार मिले। क्या कहेंगे आप? देखिए राजीव जी, मैं इस बात को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि आदमी क्या कहता है और क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट है। करता क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण। आपने एक छोटी सी, ये जो अभी आपने वीडियो दिखाई है, इसको जरा ध्यानपूर्वक देखिए। पानी की एक बोतल आती है और प्रियंका अपने हाथ से उस बोतल को खोलकर अशोक गहलोत साहब को पानी सर्व करती हैं। देखिए, ये है भारत की मूल भावना। क्योंकि प्रियंका उम्र में छोटी हैं, क्योंकि अशोक गहलोत उम्र में बड़े हैं, तो अपने बुजुर्ग को किस प्रकार का सम्मान देना चाहिए, इसको नोट करने की आवश्यकता है। ये आप देखिए। और दूसरा जो मुझे अभी आपकी डिबेट के बीच में एक अपने मित्र से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला है, ये जो संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, इसमें राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया है। राष्ट्रपति जी उसमें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं, जो हमारे देश का सम्मान है, प्रथम महिला हैं, प्रथम नागरिक हैं, जो उनको नहीं बुलाया गया है। अब ये देखिए, ये दो घटनाएं देखिए। तो हमें जिस चीज से जो मैं सबसे ज्यादा हर्ट होता हूं राजीव जी, अगर आप भारत के जो हमारे मूल्य हैं, जिनके साथ हम पले बड़े हैं, अगर इसको अगली जनरेशन को न दें, तो राहुल गांधी ने जब अपने हाथ से बोतल से पानी निकाल के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पिलाया, जब उन्होंने देखा कि और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने हाथ से सहारा देके वो आगे बढ़े, और आज देखा जब प्रियंका गांधी ने अपने हाथ से पानी पिलाया अशोक गहलोत साहब को। देखिए, बाकी चीजें तो आती जाती रहेंगी राजीव जी, लेकिन अगर मेरे देश की अगली पीढ़ी को ये जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, जो भारत को पूरे विश्व से अलग करते हैं, अगर इनसे आपने अपने को विमुख कर लिया, और जो हमारा लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ शासक है या प्रधान सेवक है, अगर उसके सामने लोग नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं राजीव जी, तो मैं इसको लोकतांत्रिक मूल्यों के अगेंस्ट मानता हूं। वो हमारे मित्र हैं, हमारे देश का ट्रस्टी हैं, हमने अपना ट्रस्ट उन पे जताया है, और उनका ये कर्तव्य है कि देश के जितने गरीब मणिपुर के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, चीन का मसला है, जितने भी मसले हैं, वो हमारे ट्रस्टी हैं,
और ट्रस्टी की भावना से हमारे जो मूल सिद्धांत हैं, मुद्दे हैं, उन पे उनका ध्यान रखना कर्तव्य है। हिंदू, मुसलमान और सनातन आर्य समाज इस पे उलझाना देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, और पूरा विश्व हमारी इस चीजों को अच्छी तरह से नहीं देख रहा है। बात आप कह रहे हैं, हमारा पूरा विश्व हमारी इन चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं देख रहा है, अच्छे रूप में नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ चल रहा है और कैसे लोग एक विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी या इंडिया को चुन रहे हैं या चुनेंगे, इसकी बात भी हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ कि तेलंगाना से क्या कुछ निकल के आ रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए और इस आने वाले फ्यूचर के लिए। जरा आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, क्या कुछ देखते हैं आप? बहुत कुछ, ये 14 प्रस्ताव आपके सामने रख रहा था मैं। इन 14 प्रस्तावों में देखा जाए तो चीन का मामला भी है, अडानी का मामला भी है, इसमें इंडिया का मामला भी है, और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल जो एक ऐसा मामला जिसमें वो मणिपुर पे बात नहीं करते हैं, जिसमें वो शहीदों के ऊपर बात नहीं करते हैं, ये मामला भी है। यानी कि एक असंवेदनशीलता दिखाई दे रही है। इसीलिए लास्ट में कहते हैं कि हम एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जो जनता के प्रति संवेदनशील हो, जो जनता के प्रति ट्रांसपेरेंट हो, जो जनता के लिए काम करे, ऐसी सरकार हम देना चाहते हैं। ये बात यहाँ बताई जा रही है और जवाबदेह हो। तो कैसे देखा जाए इसको, किस ढंग से आप देखते हैं? और यहाँ से क्या आपको लगता है, कल आप लोगों के सामने हमने 2 राज्यों के ओपिनियन पोल रखे, राजस्थान का ओपिनियन पोल और छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाए कि आज की तारीख में 1 तारीख से 14 तारीख के बीच जो सर्वे हमने किया और उस दौरान अगर चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनेगी। दोनों जगह एक तो जबरदस्त इजाफा लोकप्रियता में दिखाई दे रहा है, अशोक गहलोत की लोकप्रियता में राजस्थान में, जहां अशोक गहलोत रिपीट कर रहे हैं। यानी कि इतिहास ने जो अभी तक किया है, हर 5 साल में सरकार बदली है, वहां सरकार बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, अशोक गहलोत की सरकार आ रही है। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार आ रही है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन दूसरी तरफ आज हम एक तीसरे राज्य का सर्वे आप लोगों के बीच शाम को रखेंगे, वो है मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, उनके राज्य यानी मध्य प्रदेश का आज सर्वे रखेंगे। शाम 7 बजे आपके सामने हम लेकर आएंगे, ओपिनियन पोल लेके आएंगे, जिसको देखना मत भूलिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां कि इन 5 राज्यों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, अगर आप इन सभी 14 मुद्दों का अध्ययन करें, ध्यान दें, तो पाएंगे कि ये 14 मुद्दे वो हैं जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव का आधार होंगे। ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों को प्रदर्शित करते हैं, उनको बताते हैं। ये भी प्रदर्शित करते हैं कि ये 14 मुद्दे वो हैं जिन पर अभी चर्चा की देश को जरूरत है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यवहार हो, उनका चलन हो, चाल चलन हो, उनका रुख क्या है, इसको व्यक्त करता है। दूसरी बात है कि कांग्रेस ने इन मुद्दों में बता दिया है कि हम किन मुद्दों पर अगले चुनाव लड़ने वाले हैं, और यही मुद्दे हैं। हम इन मुद्दों की बहुत चिंता करते हैं और इन मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही विचारों और सिद्धांतों की बात करती रही है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तियों की पार्टी है नहीं, न किसी व्यक्ति की पार्टी है। यहाँ आप देखते हैं कि राहुल गांधी जैसे नेता आते हैं जिन्हें लोग कहते हैं कि ये भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, तो राहुल गांधी पतली गली ढूंढ कर निकल जाते हैं। वे कभी ये दावा नहीं करते कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। बनने की बात तो दूर है। जब सोनिया जी के सामने मौका आया था प्रधानमंत्री बनने का, तो वे प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। तब भी राहुल गांधी चाहते तो मंत्री बन सकते थे या प्रधानमंत्री बनने की पहल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। दूसरी तरफ एक वो नेता है देश का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से दावा करते हैं। अगली बार मायावती का ट्वीट, मायावती जी का ये ट्वीट है, ये देख लेते हैं। ये कह रही हैं कि सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आज उनके 73वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं लंबे उम्र की कामना। साथ ही नए संसद परिसर में आज
ध्वजारोहण तथा कल से वहां शुरू हो रहे विशेष सत्र की सभी सांसदों को हार्दिक बधाई। नया संसद भवन लोकतंत्र की मजबूती व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा, ऐसी आशा। वैसे कमर तोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी आदि के अभिशप्त जीवन से मुक्ति तथा आंतरिक व बाहरी सुरक्षा जैसे देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर नई संसद का सत्र अगर समर्पित होता है तो लोगों में उम्मीद की किरण जगेगी। कश्मीर में अफसरों जवानों की शहादत को भी गंभीरता से लेना जरूरी है। ये जो आखिरी लाइन है, आखिरी ट्वीट है, चौथे नंबर का ट्वीट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे मायावती जी का। और ये भी यहाँ आप लोगों के बीच रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ देश में जो कुछ चल रहा है उसको यहाँ कह रही हैं, लेकिन रीड बिटवीन द लाइंस जो कहते हैं कि आप इन लाइंस को पढ़िए, लेकिन आप यहाँ खुलकर कुछ नहीं कह रही हैं। मायावती जी बातें सब कुछ रख रही हैं, कश्मीर में अफसरों जवानों को भी, उनकी शहादत को भी गंभीरता से लेना ज़रूरी है लिख रही हैं, लेकिन अफसरों और जवानों की शहादत को भी गंभीरता से लेना ज़रूरी है तो आप लिख देती कि प्रधानमंत्री जी आपने इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया। इतनी लिखने की हिम्मत मायावती क्यों नहीं जुटा पा रही हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी? क्योंकि ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है। मायावती जी ये बात जानती हैं, उनके भतीजे हैं जो तमाम मामलों में फंसे हुए हैं। मायावती जी खुद भी गर्दन तक फंसी हुई है तमाम आरोपों में, और उन्हें लगता है कि यही एकमात्र तरीका है कि वे प्रधानमंत्री की तरफ चली जाएं, उनके गुट में शामिल हो जाएं। लेकिन अब वो विपक्ष में हैं, उन्हें कुछ न कुछ कहना है, तो प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए। लेकिन हो सकता है वे चौथे ट्वीट को पहला बार क्यों बना सकती थी, लेकिन उन्होंने उसे अंतिम बनाया है क्योंकि प्रधानमंत्री को बधाई देना बहुत बड़ी बात उन्हें लगी, उनका निजी रवैया है। ये बात अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कही थी कि बेरोजगार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री को बधाई देना अच्छा तो नहीं लगता, पर अब क्या किया जाए। तो मामला ये है कि मायावती जी जिस तरह से चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी की बी टीम बनने को तैयार हैं, तो उनसे बहुत अपेक्षा तो की नहीं जा सकती। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से तैयारी कर रही है, और ये 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे बता देंगे कि बीजेपी कितने पानी में है। और ये बात भी है कि हमेशा इवेंट करने से देखिए राजीव जी, कुछ शादियां बड़े भारी जश्न के साथ होती है, उनकी पार्टियां पंचतारा होटल में होती है, और हजारों लोगों को बुलाया जाता है, 36-56 भोग परोसे जाते हैं। लेकिन वो शादियां लंबी चले जरूरी नहीं है। पता चलता है कि शादी हुई और 1 महीने बाद ही तलाक हो गया या तलाक की नौबत आ गई। तो ये इवेंट करना अलग चीज है, 5 स्टार में पार्टी करना अलग चीज है, जैसा कि हमारी बीजेपी पार्टी करती रहती है। लेकिन जनता की बात करे, देश की बात करे, ये जरूरी नहीं है। राजीव जी, देश की बात करें, जनता की बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। इस बीच 2 बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। एक खबर ये कि तेलंगाना में आप जानते हैं 119 सीटें हैं विधानसभा की, और इन 119 सीटों में डोर टू डोर कैंपेन करेगी 18 तारीख, कल से अब शुरुआत करेगी। देश भर के जो कांग्रेस नेता हैं वो तेलंगाना पहुंचेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे तेलंगाना में। हर दरवाजे पर कांग्रेस जाएगी, हर वोटर के दरवाजे पे कांग्रेस जाएगी और वोट मांगेगी। तो ये डोर टू डोर कैंपेन कल से कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है। देश भर के कांग्रेस के नेता तेलंगाना पहुंच रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के पूर्व विधायक, जी हां, बीजेपी के पूर्व विधायक एन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस की सदस्यता सदस्यता ले ली है, यानी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। एन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। तो बीजेपी के विधायक, पूर्व विधायक, बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीआरएस के नेता जो के चंद्रशेखर राव, जो अभी गवर्निंग पार्टी के मुखिया हैं और तेलंगाना के सीएम हैं, वो उनके दल के लोग भी जो हैं वो छोड़ रहे हैं
उनकी पार्टी को और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो तेलंगाना में क्या कुछ चेंज होने वाला है, क्या कुछ लग रहा है तेलंगाना में कांग्रेस की हुंकार से क्या कुछ फायदा होने जा रहा है, ये सब समझेंगे। एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, फिर अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। स्वामी जी, तेलंगाना के लिहाज से देखा जाए तो अभी पिछले 3 महीने में बहुत सारा परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे नेता जो हैं वो आ रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। क्या एक उम्मीद की किरण कांग्रेस को दिखाई दे रही है तेलंगाना में? देखिए, एक राजीव जी, एक घटना और हुई है। पवन कल्याण, जो पिछली बार जब उन्होंने एनडीए की मीटिंग यहां बुलाई थी और जो पीछे खड़े थे मोदी जी के बिल्कुल ठीक पीछे, जिनका उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव है, उन्होंने एनडीए छोड़ दी। और जो आपको वहां चेहरे दिखाई पड़ रहे थे और उनका तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में और बहुत बड़े इलाके में बहुत बड़ा प्रभाव है। देखिए, यही हम लोग इतने दिनों से राजीव जी डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो राजनीतिज्ञ होते हैं, इनको ये पता होता है कि हवा किधर बह रही है। पिछले 1 साल के पहले आप देखते थे लोग कांग्रेस छोड़ते थे, अब आप 1 साल में देख रहे हैं कि लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें पता चल गया है कि सत्ता में कौन लौटने वाला है। पूंजीपति भी कोशिश कर रहे हैं राजीव जी। ये आहट जो है पूंजीपतियों को भी मिल गई है और उन 2 पूंजीपतियों को भी मिल गई है जिनकी अक्सर हम चर्चा करते हैं। अब मुश्किल क्या है कि वो इतने ज्यादा टारगेटेड हो गए हैं, न केवल जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, वो उनको टारगेट कर रहा है, जनता भी उनको टारगेट कर रही है। इसलिए बेचारे अलग थलग पड़ गए हैं। अब वो मुश्किल यह है कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि विकल्प उनको नहीं मिल रहा है, तो वहीं लगे हुए हैं जहां वो लगे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए, जिस प्रकार की हवा बह रही है, हालांकि आज से 6 महीने पहले मैं सोचता था कि वहां पे तेलंगाना के अंदर कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी जरूर बनेगी, लेकिन सत्ता में नहीं लौटेगी। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से लोग बीआरएस को और बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं, और जो ये डोर टू डोर कैंपेनिंग का इन्होंने निर्णय लिया है, जो मुझे लगता है जैसे भोपाल की मीटिंग अगर पोस्टपोन हो गई, इनको इसी प्रकार की रणनीति पे चलना होगा। जहां कांग्रेस का विरोधाभास दूसरे इंडिया अलायंस से विधानसभा चुनावों में है, वहां उनको इसी प्रकार से अपने देश के समर्पित कार्यकर्ताओं के को घर घर भेज के जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको समझाना होगा जनता को। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपनी गणना है, कि कांग्रेस अच्छी मेजॉरिटी से तेलंगाना में चुनाव जीतेगी। अच्छी मेजोरिटी से तेलंगाना में चुनाव जीतेगी, ये कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। और तेलंगाना में कांग्रेस जिस ढंग से काम कर रही है, तेलंगाना के कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं वो रेवंत रेड्डी हैं, वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं, और जो असर वहां कर्नाटक का है, दूसरे राज्यों का है, उसका भी असर वहां पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ साथ बीआरएस कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। इन सबको अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त टक्कर देते हुए कांग्रेस पार्टी बीआरएस को, यानी रूलिंग दल को, दिखाई दे रही है। आगे क्या कुछ होगा इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इस वक्त चर्चा कर रहे हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक और तेलंगाना में जो कांग्रेस वहां से हुंकार भर रही है, उसका क्या फायदा इन 5 राज्यों पे होने जा रहा है। क्योंकि वर्किंग कमेटी की बैठक है और ये राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं और बहुत जल्द चुनाव की घोषणा होनी है। आना चाहता हूं एक बार फिर से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, कैसे देख रहे हैं आप तेलंगाना के हिसाब से, और तेलंगाना को अगर सामने रखा जाए तो फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 राज्य और भी सामने आते हैं और सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। राजस्थान थोड़ा दूर, लेकिन अगर एक दूसरे से देखा जाए तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ मिला हुआ, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश मिला हुआ और मध्य प्रदेश से राजस्थान मिला हुआ। ये चारों राज्य एक दूसरे से कहीं ना कहीं ज्वाइंट दिखाई देते हैं। और क्या असर पड़ेगा अगर तेलंगाना में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ फाइट करती है तो दूसरे राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पर राजीव जी, इसका मुझे लगता है कि जितने भी चुनावी राज्य हैं इस समय जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, सब पे इसका असर पड़ेगा। और जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हैदराबाद में है, इससे तेलंगाना पे पूरा असर पड़ेगा। यहाँ से जो है कांग्रेस को, देखिए, पहले तेलंगाना में नुकसान क्या हुआ कि कांग्रेस ने राज्य बनवाया और उसका नुकसान उसे तेलंगाना में भी उठाना पड़ा और आंध्र प्रदेश में भी उठाना पड़ा। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं एकदम बिल्कुल। और जिस तरीके से बीआरएस जो है और खासतौर से केसीआर, उनकी बेटी जो है, वो फंसते जा रहे हैं तमाम विवादों में, उसके बाद फिर वहाँ कांग्रेस के लिए एक रास्ता जो एक नए तरीके से खुला है। और कांग्रेस ने पिछले राज्य की लगभग 2 साल में जिस तरीके से तेलंगाना पे केंद्रित किया है और बहुत ज़्यादा ध्यान तेलंगाना पे दिया है, खासतौर से उनके जो वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी हैं,
उन्होंने बड़ी लंबी वहाँ यात्राएं की हैं और बड़े उनकी अच्छी यात्राएं वहाँ जो है हुई हैं तेलंगाना में। तो उसका एक अच्छा असर जो है वो वहाँ पड़ा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जिस तरीके से सांप्रदायिक विभाजन करने की कोशिश की, तो तेलंगाना सांप्रदायिक विभाजन वाला राज्य रहा नहीं था कभी, हालांकि उनको उसमें थोड़ी सफलता मिली थी। और जब वहाँ के नगर निगम चुनाव में यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पहुंचे और साथ हैदराबाद को भाग्यनगर बनाया जाएगा और ओवैसी साहब के साथ जो कुल मिलाकर के एक जो जुगलबंदी थी उसके सहारे जो उन्होंने वहाँ घुसने की कोशिश की, वो भी वहाँ के लोगों को समझ में आ गया कि ये जो है जुगलबंदी किस तरीके से काम कर रही है। तो इसका भी जो है वहाँ असर पड़ा। कांग्रेस ने जिस तरीके से सामने आकर के सीधा सीधा संदेश दिया कि बीआरएस के साथ कोई समझौता नहीं, और राहुल गांधी का जो बाहर तेलंगाना की में ही एक रैली में खम्मम में ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के साथ जो है कोई समझौता नहीं, ये जो है एक साफ संदेश जो है वो गया कि कांग्रेस जो है तेलंगाना को गंभीरता के साथ ले रही है। यानी यहाँ जो है बीआरएस के साथ जो बीजेपी की बी टीम है जो मिलकर के काम करते हैं, उनके साथ कोई भी जो है वो सहयोग नहीं किया जाएगा, उनको गठबंधन में भी नहीं लिया जाएगा। ये राहुल गांधी ने वहाँ स्पष्ट संदेश दिया। इसका वहाँ मुझे लगता है काफी ज्यादा असर हुआ। खम्मम में जो राहुल गांधी की रैली थी, बहुत जबरदस्त रैली जो थी वहाँ खम्मम में राहुल गांधी की हुई। तो भारत जोड़ो यात्रा भी वहाँ कुछ राज्यों को छूती हुई निकली थी वहां से, तो उसका भी एक असर देखा गया था। तो तेलंगाना भी राजीव जी उन राज्यों में शामिल है जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। दूसरा, जो वहाँ जो जगन मोहन रेड्डी की बहन है शर्मिला, उन्होंने जो अपनी नई पार्टी बनाई है तेलंगाना में आकर के, और उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने की कोशिशें की हैं, ठीक है, शिव कुमार से जाकर के वो बेंगलुरु में मिली हैं। तो कुल मिलाकर के वहाँ जो वाईएसआर का ग्रुप था जो आंध्र प्रदेश में अलग हो गया है कांग्रेस से और जिसने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया, तो वो वाईएसआर ग्रुप जो तेलंगाना में है वो कांग्रेस के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। तो वाईएसआर का जो प्रभाव तेलंगाना के क्षेत्रों में है, मुझे लगता है उसका लाभ भी अब कांग्रेस को वहां मिलेगा। तो ये एक चिंता का विषय जो है वहाँ बीआरएस के लिए होता जा रहा है। किरण रेड्डी हालांकि जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री थे वो चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, आंध्र के जो संयुक्त आंध्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसका भी लाभ यहाँ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ना मिलकर के कांग्रेस को ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस ने यहाँ तेलंगाना में जो रणनीति बनाई है, मुझे लगता है वो काफी प्रभावी है और बीआरएस के लिए काफी चिंता पैदा करने वाली चीज है। तो इसीलिए जो है यहाँ कांग्रेस की रैली को रोकने की तमाम कोशिशें की गई, रेवंत रेड्डी भी कायम हुए, तो इस तरह की चीजें सब हुई हैं। तो ये सब मिलाकर के आगे चल करके मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा जो है वो स्थान तेलंगाना में बनने जा रहा है। अब वो बीआरएस को कितना नुकसान पहुंचता है और बीआरएस कहाँ पहुंचती है, ये अभी बात का मसला है, लेकिन अभी जो सामने परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें जो है वो विन-विन पोजीशन। आवाज सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है और उसमें भी तेलंगाना में, जिस तेलंगाना राज्य की स्थापना कांग्रेस ने की, आंध्र प्रदेश के लोग कांग्रेस से नाराज़ हुए इसलिए क्योंकि आपने आंध्र प्रदेश को विभाजित कर दिया। एक लंबा यहाँ विवाद चला और उसके बाद दोनों प्रदेश जहाँ कांग्रेस का कभी दबदबा होता था, दोनों प्रदेश कांग्रेस के हाथ से निकल गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, हम सब ने देखा है, लेकिन उसके बाद अब क्या आपको भी लगता है कि एक सही समय है, कांग्रेस अगर यहाँ थोड़ी मेहनत कर ले तो शायद सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ जाए? शायद प्रकाश जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, लगता है कि यहाँ अगर कांग्रेस थोड़ी सी मेहनत और कर ले और जो सारी चीज़ें, हवा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है, तो और कई लोग, कई नेता वो कांग्रेस से टच में हैं, जो विपक्षी दलों के नेता, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो बीआरएस के हों, ऐसी स्थिति में कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेन करने जा रही है और लगता है कि जब नवंबर में चुनाव होंगे वहाँ पे तो परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई दिखाई देंगी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। राजीव जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री भी संपर्क में हैं और ये संपर्क में इसलिए हैं, देखिए जो भारत की असली मुद्दा क्या है, असली मुद्दा क्या है, जो पदयात्रा से, राहुल गांधी की पदयात्रा से जनता को क्लियर हुआ, देश को क्लियर हुआ। अगर आप भारतीय संस्कृति और संस्कारों से विमुख होंगे तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। जो हमारे सनातन मूल्य हैं, जो हमारे मूल मूल्य हैं, जो अभी कहा क्या नाम है कपिल सिब्बल साहब ने, मैं पढ़ रहा था जो आपके
इसके नीचे चल रहा है। मेरा यही संदेश है कि सनातनी मूल्यों को समझें। राजीव जी, यही मुझे सबसे बड़ा कष्ट है, क्योंकि मैं एक अच्छा सनातनी मानता हूं अपने को, और मेरे पितामह से मुझे यही शिक्षा मिली है कि सनातन की रक्षा करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 9 साल के अंदर सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का जितना ज्यादा अपमान हुआ है और जितना ज्यादा इसको धक्का दिया गया है, जितना ज्यादा इसको कष्ट पहुंचाया गया है, वो हम जैसे सनातनियों के लिए बहुत ज्यादा कष्टप्रद है। मैं तो ये मानता हूं कि आज अगर भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण होते और हनुमान जी होते, तो जो उन्होंने किया कर्नाटका में, गदा से उन्होंने हर चीज को ध्वस्त कर दिया। ये है, देखिए, असली जो भारतीय मूल्य, हमारे मूल्य क्या है? हमें द्रविडियन से, हमें आर्य समाजियों से, हमें मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से, किसी भी धर्म और जाति से कोई विद्वेष नहीं है, इसलिए हम सनातनी हैं। अगर आप किसी को भी हे दृष्टि से देखते हैं और आपके सामने लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, इसका मतलब आप सनातनी नहीं। देखिए, हम लोग जो है मानव मूल्यों पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सबको समेटने वाले लोग हैं, सबको गले लगाने वाले लोग हैं। जो स्वामी विवेकानंद ने परिभाषा दी थी, हम उस हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये जनता को भी बात समझ में आ गई है कि ये हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन और ईसाई का जो ये विद्वेष पैदा करते हैं, ये लोग सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का कर रहे हैं। तो इसलिए अभी तो आप देखिएगा, रेला जो हम लोग इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, चुनाव घोषित हो जाने दीजिए। अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए, इसलिए लोगों को डर बाकी है। चुनाव घोषित हो जाने दीजिए। वो लोग बिल्कुल, जो पहले भी मैंने कहा था, बाएं दाएं बैठने वाले लोग भी कांग्रेस और इंडिया ज्वाइन कर लेंगे, अपना अपना नई पार्टी बना के इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लेंगे। अभी तो पवन कल्याण ने छोड़ा है, मणिपुर की 2 पार्टियों ने एनडीए को छोड़ा है। अब से कम 15 हो सकता है चचा छोड़ दें या भतीजा छोड़ दें और बिहार के अंदर एक और स्थिति बन जाए। तो राजीव जी, वेट कीजिए, लोग बहुत सारे हैं, पंक्ति पे लगे हुए हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर टाइम। वाईएस शर्मिला जो हैं वो भी अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस ज्वाइन करने की बात उनकी चल रही है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, जिनके बारे में अभी अमलेंदु जी बता भी रहे थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी दिल्ली में मुलाकात हो चुकी है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द वो भी कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लेंगी। आप जानते हैं कि वाईएसआर के बेटी हैं ये, और उन्हीं के बेटे जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इनका काफ़ी प्रभाव तेलंगाना में भी है। और वाईएस शर्मिला आगे चल करके क्या कुछ करती हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी जो काम कर रहे हैं पिछले दिनों लगातार तेलंगाना में, वो काम काबिल तारीफ़ है। और उस पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि उसके बाद से लोगों की भीड़, और खम्मम की रैली की याद कर रहे थे अभी अमलेंदु उपाध्याय जी। खम्मम की रैली में जो कुछ हमने देखा, वहाँ राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए जैसे भीड़ उमड़ी थी, और कहा जा रहा है कि आज शाम को 4 बजे से जो रैली होने वाली है कांग्रेस की, उसमें भी वैसी ही भीड़ होने वाली है। एक डर का वातावरण दिखाई दे रहा है, भय का वातावरण दिखाई दे रहा है। सत्तारूढ़ दल में, वहाँ वाईएसआर में के चंद्रशेखर राव बहुत कुछ कर रहे हैं, पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं वहाँ की जनता के लिए, लेकिन उसके बाद भी परेशानियों से वो घिरे हुए हैं। और परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ इस बार तेलंगाना में फाइट कर रही है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जरा आपसे भी समझना चाहूँगा, कैसे आप देखते हैं तेलंगाना की राजनीति को, और उसमें कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ी सी मजबूती के साथ आगे बढ़े तो क्या एक ज़बरदस्त फाइट में यहाँ दिखाई देगी? क्या बिल्कुल नेक टू नेक मामला आज की तारीख में दिखाई देता है तेलंगाना का? राजीव जी, कर्नाटक के चुनाव का प्रचार जब थम चुका था, उस प्रचार के थमने के बाद तेलंगाना की एक सीमावर्ती सीट पर, सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर प्रियंका गांधी ने आम सभा की थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तेलंगाना में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत उसी दिन से कर दी थी जिस दिन से कर्नाटक में चुनाव प्रचार समाप्त हुआ था। और ये वो रणनीति है जो हमेशा बीजेपी करती रही है, किसी न किसी तरीके से, एक तरह से सरोगेट मीटिंग कर रही थी चुनाव नियमों का उल्लंघन से बचने के लिए। तो यहाँ कांग्रेस सीख चुकी है कि चुनाव कैसे लड़ना है। कर्नाटक और तेलंगाना बहुत जुड़े हुए हैं, एक ही राज्य, करीबी राज्य हैं कहा जा सकता है। तो जानते हैं लोगों की भावनाएं क्या है। जो लोगों की भावनाएं कर्नाटक के लोगों में है, वही भावनाएं तेलंगाना के लोगों में भी है। अगर लोग कर्नाटक में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे सकते हैं, तेलंगाना में भी ऐसा ही होगा। और
कांग्रेस को इसका एहसास है और कांग्रेस इसीलिए पूरी तैयारी कर रही कि तेलंगाना में भी बीजेपी को अच्छी मात दे, दूसरी पार्टियों को भी मात दे और अपनी सरकार बनाए। बीजेपी के लिए चुनौती केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान नहीं है, तेलंगाना भी है। तो बीजेपी अब वहां अपनी ताकत लगाएगी। प्रधानमंत्री आपने देखे हो कि जहां भी चुनाव होने वाले हो, प्रधानमंत्री वहां नियमित रूप से जाते रहते हैं। तो तेलंगाना भी जा रहे हैं, वो बार बार जा रहे हैं। तो ये भी होगा कि प्रधानमंत्री की यात्राएं जनता का रुख बदलती हैं या वे भी नाकाम होती हैं। तो शुरुआत पहले से ही कांग्रेस कर चुकी है और मुझे लगता है कर्नाटक चुनाव जैसा ही कुछ तेलंगाना में होगा। राजीव जी, कर्नाटक चुनाव जैसा ही तेलंगाना में होगा, क्या आपको भी लगता है अमलेंदु जी? जैसी स्थिति बिल्कुल बन सकती है और जो परिस्थितियां बन रही है उसमें ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कर्नाटक में भी शुरू में नहीं कहा जा रहा था कि कांग्रेस वहां इतनी सफलता के साथ जो है वो जीत करके आएगी, और एकदम से परिस्थितियां ऐसी बनी कि वहां बाजी एकदम पलट गई। मुझे लगता है कि तेलंगाना में भी ये परिस्थितियां बन रही हैं और प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने जो प्रियंका की रैली का जिक्र किया, निश्चित तौर पर प्रियंका ने वहां जाकर के जीत संभाल ली थी। मतलब राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वहां से निकले, उसके बाद प्रियंका जो थी वो वहां पहुंची, मतलब कर्नाटक चुनाव के साथ ही, और प्रियंका की भी वहां जबरदस्त रैली हुई थी। तो कुल मिलाकर के जो चीजें वहां बन रही हैं वो निश्चित तौर पे तेलंगाना के लिए एक अच्छा संकेत कांग्रेस दे रही है। तो अब वो किस तरीके से वहां मैनेज करती है, और इधर पिछले दिनों राज्य में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर बीआरएस में भगदड़ मची है वहां, वो काफी ध्यान देने वाली चीज है कि भगदड़ बीआरएस में अगर मची हो तो उसके कई बड़े नेता जो है वो बीआरएस छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये एक संकेत है कि वहां बीआरएस जो है वो जमीन को छोड़ रही है और कांग्रेस उस जमीन पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ये कहा जाता है संकेत जो है वो कांग्रेस वहां से दे रही है। और आज मुझे लगता है कार्यसमिति बैठक के बाद तेलंगाना को खासतौर से हैदराबाद इसीलिए चुना गया होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करने के लिए कि यहाँ से जो तेलंगाना को भी एक जो है बड़ा संदेश दिया जाए, क्योंकि वो चुनावी राज्य है और नजदीक में ही वहाँ चुनाव होना है। हो सकता है कि इसी महीने घोषणा हो जाए, वरना अगले महीने के पहले सप्ताह तक घोषणा हो सकती है चुनाव की। तो ये चुनाव की घोषणा से पहले जो है वहां गियर अप करने की एक कोशिश जो कांग्रेस की वो भी हो सकती है। अब देखिए वहां कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री वहां पहुंचे होंगे, अशोक गहलोत और वो तो सामने दिख ही रहे हैं, भूपेश बघेल वहां, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं। यानी कांग्रेस की जो क्रीम है लीडरशिप की वो सारी इस समय तेलंगाना में मौजूद है। तो ये भी तेलंगाना को एक तरीके से चुनावी राज्य को मथने की एक कोशिश है और तेलंगाना को एक संदेश देने की भी एक कोशिश है कि पूरी कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में हुई है और तेलंगाना के चुनाव को कितनी नजदीकी से कांग्रेस इस समय मॉनिटर कर रही है। तो ये भी एक संदेश देने की वहां से कोशिश की गई है। तो निश्चित तौर पर तेलंगाना में भी परिस्थितियां जो है वो बदलती हुई दिखाई देंगी और कांग्रेस यहाँ अच्छी लड़ाई जो है वो यहाँ दिखाई देगी। अभी तक ये समझा जाता था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो अपने पैर जमा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा ठीक प्रदर्शन किया था, नगर निगम के चुनाव में थोड़ा सा वहाँ कुछ सांप्रदायिक धुरी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चीजें जल्दी में समझ में आ गई। तो ये चीजें जो भारतीय जनता पार्टी जो वो पीछे बैठ जा रही है और अब तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं वो भी अब ये बात कह रही है कि लड़ाई वहाँ बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। अब अगर ये बात कही जाने लगी है कि सीधी सीधी लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वहाँ बढ़त लेती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस मजबूती के साथ आगे आती है स्वामी जी, तो यहां साफ दिखाई दे रहा है कि दक्षिण भारत कांग्रेस के हाथ में बहुत मजबूत कांग्रेस हो जाएगी। दक्षिण भारत में आप देखिए तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस है, आप उसके अलावा केरल में देखिए कांग्रेस बहुत मजबूत है। अगर लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो लगभग सारी सीटें कांग्रेस के पास, 20 में से 18 सीटें अगर कांग्रेस के पास, 19 सीटें कांग्रेस के पास हों। उसके बाद आप देख लीजिए कर्नाटका, वहाँ कांग्रेस की सरकार। आप देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस को मजबूती के साथ फाइट करना है। अब आज की तारीख में, अब इस चर्चा को जरा अब आपसे क्लोजिंग कमेंट के साथ इस चर्चा को अभी खत्म करते हैं और आपका क्लोजिंग कमेंट चाहेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको एक जानकारी ये देना चाहता हूं कि इसके बाद ठीक 2:30 बजे आपके साथ हम फिर से मौजूद रहेंगे। 2:30 बजे जब आपके बीच हम आएंगे तो ध्वजारोहण से लेकर
और भी क्या कुछ अपडेट है और खासकर तेलंगाना से क्या अपडेट है वो लेकर हम आएंगे। तो इसमें जरा क्लोजिंग कमेंट और दक्षिण भारत की राजनीति को जरा समझाइए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहां पर जिस फोकस के साथ कांग्रेस काम कर रही है, यानी दक्षिण भारत अपने हाथ में रहे तो उत्तर भारत में फिर इंडिया अलायंस तो है ही, यही माना जाए। देखिए, असली मुद्दा राजीव जी ये है जो हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड में सिंक्रोनाइजेशन जो हो रहा है, जो अब राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा के माध्यम से ने जो एक कांग्रेस ने वो विचारधारा जिसको करीब करीब छोड़ दिया था, उसका और भारत के मूल्यों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर द्रविड़ कल्चर और नॉर्थ इंडिया के कल्चर के बीच में संघर्ष कराया जाए इसलिए कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पार्लियामेंट की सीटें हैं, क्योंकि साउथ के अंदर इस पार्टी का जो सत्ता में है इसका प्रभाव नहीं है, ये देश के लिए हितकारी है क्या ये हितकारी है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, मणिपुर की घटनाओं के बाद अगर वहां पे सीटें कम हैं तो क्या उनकी उपेक्षा करना उचित है क्या? देखिए, असली मुद्दा यह है, हम चाहते हैं अखंड भारत, हम चाहते हैं जो हमारा भारत है ये और मजबूत हो, 142 करोड़ लोग एक परिवार की तरह रहें, आपस में न बटें। तो हम ये मानते हैं, हमारा और हमारे जैसे दक्षिण में भी लोग हैं, पूर्वोत्तर में भी हैं, पश्चिम में भी हैं, जो मानते हैं कि हम एक दूसरे से भिन्न हैं। मुझे उनकी भाषा नहीं समझ में आती, लेकिन मुझे जितने तमिलनाडु के लोग खूबसूरत लगते हैं उतने ही नॉर्थ ईस्ट के लोग खूबसूरत लगते हैं। मुझे भारत का 100 बल्कि भारत क्या, मुझे तो विश्व के जितना ब्रह्मांड ब्रह्मा जी ने बनाया है वो सारे लोग खूबसूरत लगते हैं। जो उनकी सृष्टि में जो भी है वो खूबसूरत लगता है, क्योंकि मैं सनातनी हूं। अगर आप ब्रह्मांड की और ब्रह्मा जी की संरचना के अंदर विभेद करते हैं, अगर आप कुछ लोगों से घृणा करते हैं, कुछ लोगों को हे समझते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप धर्म विरुद्ध हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो दक्षिण के लोग हैं और उत्तर के लोग हैं, पूर्वोत्तर के लोग हैं, इनके बीच में जो पुल कायम किया है आज कांग्रेस की, वो विचारधारा जो महात्मा गांधी की विचारधारा थी। इसलिए अभी तो आप दक्षिण का देख रहे हैं, अभी आप उत्तर में देखेंगे, आप पूरे भारत के एक एक कोने में, एक एक गांव में राजीव जी देखेंगे कि हमारी जो मूल भावना है भारत को मजबूत करने की, यही जागृत होगी और उसमें कोई दक्षिण उत्तर का भेद नहीं रहेगा। पूरा भारत जो है वो कांग्रेसमय और इंडियामय हो जाएगा। दक्षिण हो या उत्तर हो, पूर्वोत्तर हो, जो भी हो, लेकिन पूरा का पूरा, चाहे पश्चिम हो, ये पूरा भारत और खासकर इंडिया गठबंधन और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत भी है इंडिया भी है, और इसीलिए ये स्लोगन जो है जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, ये बहुत कमाल का स्लोगन इन लोगों ने इजाद किया है। और इस स्लोगन के बाद भारत और इंडिया दोनों में कहीं ना कहीं एक टक्कर दिखाने की कोशिश इस ढंग से कि इंडिया को बाहर करो और भारत को अंदर लाओ, वो प्रधानमंत्री मोदी दिखाई देते रहे। और जब से इंडिया नाम आया है तब से मोदी कितने बेचैन हैं ये आप सब देख चुके हैं। चर्चा हम जारी रखेंगे दोस्तों, अभी इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं और अभी से ठीक 1-1.25 घंटे बाद यानी 2:30 बजे आप लोगों के बीच हम फिर मौजूद होंगे, उपस्थित रहेंगे और आगे क्या कुछ चल रहा है, तेलंगाना से क्या कुछ निकल के आ रहा है और यहाँ झंडा फहराने की बात जो चल रही है और जिसमें नए संसद भवन पे और जिसमें राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और सबसे और भी एक जो पहले बता चुका हूँ, दिग्विजय सिंह ने आखिर मोदी जी को क्यों कहा कि आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत होगी और क्यों सद्बुद्धि देने की बात कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन तेलंगाना से क्या कुछ निकल के आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण। 4 बजे आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक समाप्त होगी और उसके तुरंत बाद रैली होगी और कहा जा रहा है कि इस रैली की तैयारी ज़बरदस्त है। उसमें तमाम नेता, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता वहां मौजूद रहेंगे, एक मंच पे रहेंगे और उनके भाषण को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत कुछ है आज दिन भर आपके साथ और शाम को 7 बजे आपके सामने हम आज लेकर आएंगे मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश में अगर चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ दिन भर इस पिटारे में। अभी इसको यहीं
विराम देता हूं और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अमलेंदु उपाध्याय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। बस और भी हमारे बहुत सारे वीडियो, बहुत शानदार शानदार वीडियो हैं, उसको ज़रूर देखिए, पसंद आए तो उसको आप शेयर भी कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और देश को, देश की एकता को, अखंडता को, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को मजबूत रखने में हम और आप एक साथ आगे बढ़ें। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़रूरी बात है। यानी कल से जो कुछ होने जा रहा है संसद में, कहा जा रहा था कि 5 दिनों का विशेष सत्र, ये क्या कुछ लेके आएगा, क्या गुल खिलाएगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। और कल से तो 5 दिन लगातार हम आपके बीच रहेंगे, लगातार आपको हम पल पल की रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे, ब्रेकिंग भी, न्यूज़ पॉइंट भी, और भी बहुत कुछ। जुड़े रहिए हमारे साथ तमाम साथी आप लोग जुड़े हुए हैं। AP श्रीवास्तव जी कह रहे हैं जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, सपोर्ट इंडिया, सेव इंडिया, जय संविधान कह रहे हैं। फिर सदानंद मंगन भी हमारे साथ, BJP हटाओ देश बचाओ लिख रहे हैं। और डॉक्टर नेहल माखले हैं हमारे साथ जुड़े हुए छत्तीसगढ़ से। ट्रूथ पत्रकार DB लाइव टीम को थैंक्स लिख रहे हैं। और मुकेश कौशिक जी हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून कह देता हूं आपको। और जेवियर माचादो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारदा दुबे हैं, बुजुर्ग को सम्मान दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और भोपाल कत्यूरा हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जी अगले PM लिख रहे हैं। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता, माफ़ करें, डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब हैं। बहुत ही सशक्त और सार्थक चर्चा हो रही है। साउथ एवं पूर्व भारत में तेज़ी से परिस्थितियां कांग्रेस के पक्ष में बदल रही हैं। जैसे बंगाल में BJP को 18 की बजाय 8 लोकसभा सीट भी नहीं मिलने वाली है। और राजेश खन्ना साहब कह रहे हैं पैनलिस्ट टुडे ऑन मोदीज बर्थडे नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड कर रहा है। जी बिल्कुल राजेश कुमार जी, इसकी चर्चा भी अभी जब डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने शुरुआत में ही इसकी चर्चा की थी कि आज राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस के रूप में लोग मनाना शुरू कर दिए हैं, और बेरोज़गार पूरे देश में एकत्र हो रहे हैं और ट्रेंड कर रहा है राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी। और ऐसी बहुत सारी बातें, फरहान रॉक भी हैं, अरूप नेगी जी भी हैं, अनूप नेगी जी, और सीतारामानी जी हमारे साथ में हैं। और रागा लिख रहे हैं, फरहान रॉक हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद लिख रहे हैं। तो दोस्तों, और सत्य साहब भी हमारे साथ हैं, BJP हराओ कांग्रेस विजयी बनाओ लिख रहे हैं। रियाज भाई हमारे साथ वेरी नाइस लिख रहे हैं। शिव कुमार हैं, बहुत हुई अनपढ़ सरकार, अब चाहिए शिक्षित सरकार, देखिए एक नया नारा। और शकील अहमद जी कह रहे हैं आपके डेडिकेशन को सैल्यूट फॉर कीपिंग अस अपडेटेड। शकील अहमद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जुल्कार नैन भी हमारे साथ में हैं। दोस्तों, वसीम खान भी हैं। इस कार्यक्रम को अभी समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। 2:30 बजे फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, और बहुत कुछ तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और 4 बजे सीधे लाइव ले चलूंगा जो होंकार रैली जो होने जा रही है कांग्रेस की, उसमें भी। तो आज आप और हम साथ साथ रविवार मना रहे हैं, आप सबका इंतजार रहेगा। नमस्कार।